सभी को जय गुरु जी। जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी के चरणों में प्रेम बंदन और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कि हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि आजकल एक बहुत कॉमन और बहुत तेजी से फैलता हुआ एक डिसऑर्डर कहें, फिर सिंड्रोम कहें, डिजीज कहें या एक विकार कहें, जो खासकर लेडीज में बहुत ही तेजी से फैलता जा रहा है। जब धीरे धीरे मेल्स में भी एक बड़ा डोमिनेंट सा हो गया है कि पहले हाइपोथायराइड हुआ फिर आगे दिक्कतें हुई। लेकिन हम मानते हैं कि नहीं, पहले हाइपोथायराइड से पहले भी कुछ दिक्कत हुई होगी। चाहे वो दिक्कत मानसिक हो, चाहे मन के अंदर कोई दिक्कत आई हो उससे दिक्कत हो, पेट की दिक्कत हो या जैसी भी दिक्कत हो, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म का भी कोई ना कोई एक रूट कॉज है। उस रूट कॉज को समझने के लिए पहले हम गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि आपकी कृपा से हमें वो कॉज समझ में आ जाए, वो सिम्टम हमें पहचानने आ जाए, क्योंकि उसी पर हमारा सारा ट्रीटमेंट बेस्ड होता है कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं, उसके रूट कॉज क्या है, चल क्या रहा है उसके शरीर में और मन में। खासकर हमारा तो ये मानना है कि जो भी डिजीज आई है पहले तो मन में आई है, मन में आने के बाद वो डिजीज आपके फिजिकल लेवल पर आई है, शरीर में आई है। तो पहले क्लास शुरू करते हुए ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। गुरु जी के चरणों में वंदन करते हुए और गुरु जी के लिए दो शब्द, दो लाइनें या चार लाइनें बोलते हुए कि गुरु की उस्तत कहाँ लव कीजिए, बदला कहाँ गुरु को दीजिए, गुरु का बदला दिया ना जाए, मन में उपचार है सकुचाए। इसका मतलब क्या है? सहजू बाई फरमाती हैं कि गुरु की उस्तक मैं कहाँ तक करूं, कहाँ तक मैं गुरु जी की तारीफ करूं। गुरु जी ने जो हमें दिया है उसका बदला यानी कि उसका मोल हम चुका ही नहीं सकते। कितने जतन कर ले हम, कोई बोल के कर लें, हम कुछ कर लें, उसका जो गुरु जी का जो हमारे ऊपर ऋण है वो हम चुका ही नहीं सकते कभी। गुरु का बदला हम कभी मोड़ नहीं सकते। हम सिर्फ गुरु के चरणों में वंदन कर सकते हैं, खुद को समर्पित कर सकते हैं, अपना शीश काट कर उनके, शीश का मतलब होता है अपना तन मन धन अहंकार सारा विकार उनके चरणों में रख सकते हैं। इतना हम कर सकते हैं और यही हम आगे करेंगे। तो कि अपना जितना भी मन में विकार है, जितनी भी अपनी बुराइयां हैं, वो हम सब गुरु चरणों में रखें और यही प्रार्थना करें कि हम जैसे आ जाएं, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वो नहीं होना चाहता जो मेरी मर्जी है, मैं क्या क्या सोचता रहूंगा। इसलिए हमें गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए और पेशेंट को भी यही प्रेरित करना है कि गुरु जी के प्रति, कोई तुम्हारे गुरु जी हो चाहे इन गुरु जी को मानो, लेकिन मानो जरूर, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। इसीलिए आज की क्लास शुरू करते हुए, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, समझा था कि पिछली क्लास में हमने देखा कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, कि ये कैसे काम करता है, इसके साथ क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और इसे किन चीजों की आवश्यकता होती है ठीक से काम करने के लिए। अब हमारे ऐसा एक मानव शरीर है, ऑक्सीजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए। ऐसे ही यही ऑक्सीजन पानी कहाँ जाता है? ये जाता है हमारे सेल्स के अंदर, मसल्स के अंदर, क्योंकि सब कुछ संचालित वहीं से हो रहा है। तो ऐसे ही चाहे हमें चाहिए, कहें कि हमें चाहिए या हमारे ऑर्गन्स को चाहिए, चाहिए तो हमारे पूरे बॉडी को ही। और आज हम ये जानेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, यानी कि जब थायराइड ग्लैंड कम काम करने लगता है तो उस समय थायराइड के साथ आखिर हो क्या रहा है, हम क्या समझें कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, उसका असर शरीर पर क्या पड़ेगा, फिजिकल लेवल पर उसका असर क्या पड़ेगा। तो हम पहले बता दें कि हमारा सिर्फ इतना मानना नहीं है, हमारी खुद की लिमिटेशन इतनी नहीं है कि सिर्फ हम थेरेपी देके इसको ठीक करेंगे, हमारा ये बिल्कुल भी मानना नहीं है। ना ही हम अपनी प्रैक्टिस में इसको बिल्कुल ये करते हैं कि सिर्फ हम इसको पॉइंट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमारा ध्यान जाता है, जब भी पेशेंट मेरे पास आए या हमारे पास आए, किसी के पास भी आए, तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य ये रहता है कि उसको सुधार करना है, उसके लाइफस्टाइल में, उसकी दिनचर्या में, खासकर उसके सोच, क्या सोचते क्या है वो, उसको पता करना। वो हमारे सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है, अपॉर्चुनिटी होती है कि हमें ठीक उसको करना है पहले, क्योंकि अगर वो हमारे पास आया है तो कुछ ना कुछ खास तो लेके जाएगा हमारे से। तो इसलिए शुरू करते हैं पहले हाइपोथायरॉयडिज्म से। क्या हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? थायराइड तो ये रहा, लेकिन जब ये कम काम करेगा, हाइपो मतलब कम काम करना, हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ condition in which the thyroid gland does not produce enough thyroid hormones. This can affect various bodily functions as thyroid hormones are crucial for metabolism, growth and development. इसमें कहना क्या चाहते हैं ये कि हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है कि जब थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है और वो अपने T3 और T4 हॉर्मोन्स का सिक्रेशन कम कर रहा है, जिसके कारण हमारी बॉडी को लगता है कि यार थायराइड तो कम कर नहीं रहा, इसको और ज्यादा उकसाना पड़ेगा। इसीलिए वो TSH को, सिक्रेशन को बढ़ाता है कि इसको और उकसाओ और उकसाओ और उकसाओ, कहीं ना कहीं तो आके मानेगा ये। और जब ये हाइपोथायरॉयडिज्म होता है
तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कहीं ना कहीं मेरा जो बॉडी ये भी हल्के हल्के हाइपोथायराइडिज्म की है। जैसे मेरे को भी पहले, क्यों मैं शर्माऊं इस चीज में कि मेरे को पहले होती थी दिक्कत ये, और मैं ठीक भी, ये थेरेपी से और खुद को ठीक करने से सब ठीक होता है। कि पहले जल्द ज्यादा ठंड लगना, पंखे की हवा में ठंड लगना, गर्म सर जल्दी होना, जब सर्दी से गर्मी आ रही है, गर्मी से सर्दी हो रही है, तो बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पाती जल्दी। तो ये एक हल्का हल्का सिम्टम है कि कहीं ना कहीं थायराइड कम काम कर रहा है। ये नहीं है कि मेरे को थायराइड है, किसी को पेशेंट को जो हम बोल रहे हैं कि ये तो हाइपोथायराइडिज्म का सिस्टम है, तो ये मतलब नहीं है कि उसकी रिपोर्ट में लिखा आएगा कि ये तो भाई हाइपोथायराइडिज्म है। जरूरी नहीं का होता कभी भी। कई बार होता है कि इंप्रेशन होता है हर एक बीमारी का, कि कुछ पहले कभी हुआ होगा, कोई वायरल बॉडी रही होगी कभी, बार बार एक चीज होना होते होते कि पूरा सिस्टम ही कमजोर पड़ गया, जिसके कारण हम बोलते हैं कि बॉडी हाइपोथायराइडिज्म जैसा शो कर रही है, इसके सिम्टम ऐसा शो कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट में वो आएगा कि नहीं आएगा, इसका कोई वो नहीं, मोल नहीं है कि वो दिखेगा कि नहीं। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो सिम्टम्स पे रहता है कि सिम्टम क्या बता रहे हैं उसके। तो इसके बाद आता है कि हाइपोथायराइडिज्म के कॉजेज क्या होते हैं। पहला तो ये है कि ये एक फिजियोलॉजी का मैटर है पूरा, कि फिजियोलॉजी क्या मानती है इसको, मतलब मेडिकल साइंस क्या मानती है। वो ये कहेंगे कि या तो ये है ऑटोम्यून डिजीज है। द मोस्ट कॉमन कॉज इज हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस, एन ऑटोम्यून डिसऑर्डर वेयर द बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स द थायरॉइड ग्लैंड। जिसमें हमारी खुद की बॉडी के जो हमारे सेल्स हैं वो खुद के किसी एक खास अंग पर या पूरे जॉइंट्स पर कहें तो कहेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। जब पैंक्रियास पर के सेल्स पर करेंगे तो बोलेंगे डायबिटीज टाइप 1 है। जब एसिटाइल कोलाइन के सेल्स पर करेंगे तो कहेंगे ये माइस्थेनिया ग्रेविस है। इसी तरह जब ये थायराइड पर अटैक कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हाशिमोटो थायरोइडाइटिस के लक्षण दिखा रहा है ये। या फिर है आयोडीन की डिफिशियंसी। जैसा आपने देखा हो गोइटर होना, लोगों का पूरा सूजन आ जाती है थायराइड ग्लैंड में। मेडिकेशंस होते हैं, कई लोगों को ये मेडिकेशंस में आज के टाइम में कि बहुत लंबे टाइम कोई दवाइयां खाई या कोई ऐसी दवाई खाई ये जो हमारे चाहे लीवर पर भी जोर देगा, लीवर पर भी हमारा जो अपना मेटाबॉलाइज कर रहा है वो, अगर वो कमजोर होगा तो हमारा थायराइड के साथ साथ पूरी बॉडी कमजोर होगी। इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी पेशेंट को हम देखें तो इसका ये ध्यान रखना है कि उसको खा क्या रहा है। वो खाना तो खा रहा है, लेकिन आजकल लोग गोलियों को भी खाने की तरह खाते हैं। 10 गोली सुबह रात को, उनको फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, क्योंकि उनका एक पार्ट, वही पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है ये गोली खाना। तो उसको जानना जरूरी है। रेडिएशन थेरेपी, कई लोग जिनको कैंसर होता है वो कीमोथेरेपी कराते हैं। ये रेडिएशन थेरेपी होती है, गामा नाइफ होता है, इसमें रेडिएशन के द्वारा उनका जो ट्यूमर होता है उसको हम डिस्ट्रॉय करने की जो कोशिश करते हैं। या फिर कई लोगों को एक्सरे ज्यादा होता है, उससे भी दिक्कत हो जाती है। थायराइड सर्जरी, अब किसी ने थायराइड ही निकाल दिया या थायराइड का कोई पार्ट निकाल दिया तो भी वो कमजोर पड़ेगा। कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, सम बेबीज आर बोर्न विद अ डिफेक्टिव थायराइड ग्लैंड और विदाउट अ थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर ये केसेस देखने को कम मिलेंगे क्योंकि जिसका थायराइड ग्लैंड है ही नहीं। अब ये तो देखा है लोगों में कि एक किडनी नहीं है या कुछ नहीं है, लेकिन कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि किसी का थायराइड ग्लैंड शुरू से ही खराब है, यानी कि चल नहीं रहा। जैसे गुरु जी ने लिखा है कि शुरू के 1 साल तो बच्चे का थायराइड ग्लैंड ही विकास में कार्य करेगा। और हम इसलिए हर बार बोलते हैं कि बच्चे में दिक्कत है छोटी उम्र में, पहले उसके माँ बाप की हिस्ट्री लेंगे हम। मम्मी से पूछेंगे कि भाई क्या दिक्कत थी आपको, याद करो कि प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत थी, उससे पहले कोई दिक्कत थी, कोई गोली खाई थी, कोई इंजेक्शन लगवाया था, कोई सिम्टम आपको कब्ज रहती हो, क्या हुआ था, वो जानना ऐसे चीजों में जरूरी है। इसलिए हिस्ट्री टेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हम देखेंगे कि पेशेंट जब आएगा तो इतना बड़ा बंडल लेके आएगा। उसमें से एक होता है हमारा TSH का, T3 T4 का। तो TSH में जिसका लेवल लेवल्स हाई होंगे, उस समय ये पता चलेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड TSH और सिक्रेट करे जा रहा है क्योंकि थायराइड ग्लैंड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। फिर T4 T3 लो लेवल्स कंफर्म हाइपोथायराइडिज्म। कई लोगों में लो लेवल्स भी होते हैं, कई लोगों में लेवल नॉर्मल भी होते हैं। थायराइड एंटीबॉडीज, इससे पता चलेगा कि इसको ऑटोइम्यून है या नहीं है। क्योंकि अगर उसके खिलाफ कोई काम कर रहा है तो कोई ना कोई इसकी पहचान तो होगी। अगर कोई देश की सेना किसी को लड़ने जा रही है, सेना की तो कोई पहचान होगी ना, कि ये इस सेना की भर्ती ऐसी है, ये दिखते ऐसे हैं, इनका चाल ऐसी है, या ये जाएंगे यहाँ पर। तो ऐसे ही इनके एंटीबॉडीज की पहचान होती है। इनका मैकेनिज्म क्या होता है कि पहले आया थायराइड ग्लैंड। द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक एंड प्रोड्यूसेस T4 and T3 हॉर्मोन्स व्हिच रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। ये मैं पता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन प्रोड्यूसेस TSH which stimulate the thyroid to produce T4 and T3। फीडबैक लूप क्या होता है, हमारे पूरी थेरेपी उस पर काम करती है कि यदि कोई केमिकल लो है तो फटाफट उसका जाएगा, पूरा मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के पास कि ये वाला केमिकल कम है, तो वो उसको आगे उसके लिए
पिट्यूटरी को बोलेगा, पिट्यूटरी फिर वो वाला स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा। अगर मान लो एडीआर के लिए चाहिए तो एसीटीएच रिलीज करेगा जो सुबह का टाइम होता है। इन हाइपोथायराइडिज्म द थायराइड ग्लैंड कैन नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट हॉर्मोन्स डिस्पाइट हाई टीएसएच लेवल्स। टीएसएच लेवल हाई होने के बाद भी थायराइड ग्लैंड जो है वो T4 T3 को ठीक से रिलीज नहीं कर पाता। अब ये बात हो गई एक शॉर्ट में समझा कि फिजियोलॉजी कहती है, मेडिकल साइंस क्या समझती है। लेकिन गुरुजी ने क्या बताया वेद में, ये इसको भी एक बार जान लेते हैं। हाइपोथायराइडिज्म, जब कई वर्षों से थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा तो T4 T3 हॉर्मोन्स की कमी आ जाती है, जिसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। क्योंकि रक्त में थायराइड हॉर्मोन्स का नियंत्रण नेगेटिव फीडबैक सिस्टम द्वारा होता है, तो इन हॉर्मोन्स के अभाव में टीएसएच की मात्रा बढ़ जाती है जो ब्लड टेस्ट में पता चलता है। रक्त में थायराइड ग्लैंड की हॉर्मोन्स की सामान्य मात्रा नीचे दिया गया है, लेकिन ये ध्यान रहे कि मशीन और तकनीक के अनुसार भी ये मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है और होती भी है। कई बार ऐसे केस देखने को मिलते हैं कि एक लैब में कराया तो यहाँ ठीक आ रहा है, दूसरे में कराया तो कुछ अलग आ गई, तीसरे में कराया तो फिर अलग आ गया। तो कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही भी होती है कई बार। हम इस पर इल्जाम तो नहीं लगाएंगे, लेकिन एक बात है, जो मैटर चल रहा है आज के टाइम में, कि वहां पे कई बार लोग लापरवाही कर देते हैं कि इसको 1 घंटे रख के छोड़ दिया, 1 घंटे में रिपोर्ट आ गई। तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी होती हैं जो इसको टाइम लगता है होने में। यानी अलग अलग मशीनों के में समान T4 के बारे में, लेकिन ये रेंज जो है वो जिसके पीछे यूनिट लिखी हुई है इसके हिसाब से कई जगह अलग अलग होती है। ये नैनोग्राम है, कई जगह पिकोग्राम होगा, कहीं माइक्रोग्राम होगा, उसके हिसाब से चीजें बदल जाती हैं। पर यहाँ बताया गुरुजी ने कि लक्षण क्या होंगे हाइपोथायराइड होने के। अतीब कब्जी, रूखे सूखे बाल, मुंह फूला फूला सा रहना। ये तो कई लोगों में देखा है जिनका मुंह फूला फूला है, उनको कई बार जब हम ऑन द स्पॉट थायराइड देंगे ऑन द स्पॉट तो उनका वहीं पे मुंह का सूजन जो है वो कम होने लगती है। दिन में भी नींद आना, हाइपोथायराइड मेटाबॉलिज्म स्लो है। आंखों में कचरा, कुसुम्य बाल यानी कि रूखे सूखे बाल, नजर की कमजोरी या अन्य बीमारी, एनीमिया, 5 दिन या उससे अधिक मासिक धर्म का होना, हाथ पैर या शरीर हमेशा ठंडे रहना, पल्स एवं मेटाबॉलिक रेट कम होना, सोकर उठने पर पलकों के नीचे सूजन आना, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स का बढ़ना, एथेरोस्क्लेरोसिस एथेरोस्क्लेरोसिस, ये कार्पल टनल सिंड्रोम, त्वचा में रूखा सूखापन, चेहरे के दोनों बाजू की झुर्रियां आना, नीचे के होंठ ऊपर की तरफ निकले होना, बालों में रूसी, कपड़े धोने के बाद नाखून के आसपास पस पीप या मवाद, नाखून की त्वचा आसानी से फट जाना। अगर माँ को प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइडिज्म हो तो बच्चा मंद बुद्धि का हो सकता है, क्योंकि जन्म के 1 साल तक थायराइड ग्लैंड ही बच्चे के ब्रेन का विकास में देखभाल करता है। ऐसे बच्चे की जुबान मोटी एवं उभरी हुई होगी। तो पहले ही देखा कि हाइपोथायराइडिज्म के इतने सिम्टम है। सिम्टम का मतलब है कि वो कहाँ कहाँ काम करता होगा इसका हमें अंदाजा भी नहीं होगा अभी, कि हाइपोथायराइडिज्म के कितने सारे मतलब कार्य होंगे, कितनी कितने जगह कार्य होंगे, वो कहाँ कहाँ कार्य कर रहा है। इसलिए गुरुजी बोलते थे हम, गुरुजी ने जो बताया हमेशा कि 4 बीमारियां हाइपोथायराइडिज्म से आएंगी ही आएंगी: डायबिटीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट की दिक्कत और किडनी की दिक्कत। तो ये चार भी इसमें सम्मिलित होती हैं। फिर आता है कि गुरुजी ने क्या बताया आगे, कि कुछ किताबों के अनुसार हाइपोथायराइडिज्म का मुख्य कारण है हाशिमोटो थायरोइडाइटिस, यानी कि आइटिस आ गया बीच में तो हमें एक समझ आ जाएगा कि ये इन्फ्लेमेशन की बीमारी है, जो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। बॉडी में हाइपोथायराइडिज्म हो तो उसे मतलब बड़ों में मैक्सिमा कहते हैं, जिसमें मैक्सिमा देखेंगे तो त्वचा बिल्कुल काली काली से होने लग जाती है। कुछ लोगों में हाइपर थायराइडिज्म होगा, हाइपर यानी कि थायराइड बहुत ज्यादा काम कर रहा है अपनी क्षमता के अनुसार। उसको ठीक करने के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं उनसे भी हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म को एलिमेंट्री द्वारा ठीक कैसे करते हैं, ये समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि थायराइड ग्रंथि अपने हॉर्मोन्स कैसे बनाती है और वह रक्त में पहुंचते कैसे हैं, और उस दिन के उसके दौरान क्या समस्याएं आ सकती हैं। पहले एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी बड़ी, क्योंकि अगर हम ये कहें कि सिर्फ ट्रीटमेंट देके काम बन जाएगा तो इतना नहीं होगा। थायराइड ग्लैंड के T3 T4 हॉर्मोन्स बनने के लिए दो चीजें चाहिए। एक है आयोडीन, जो कि सब्जियों और पत्तों में पाया जाता है, और दूसरा जो उससे भी मुख्य या बेसिक केमिकल है वह है टायरोसिन अमीनो एसिड TAA। ये दोनों चीजें भोजन के पचने के बाद डुओडेनम में बनती हैं, इलियम की विलायक द्वारा अवशोषण होने पर रक्त में पहुंच सकती हैं। तो यहीं पे आपका एक फॉर्मूला बन के आ गया, न्यूट्रल दे दो, ये NaN दे दो, क्योंकि जो पहले पेट में बचेगा वहां पे जाके ये एब्जॉर्ब होगा। इसीलिए हर बार वो बोला जाता है कि पहले पेट ठीक करो, एब्जॉर्प्शन बढ़ाओ, फिर हम आगे का देखेंगे, क्योंकि आगे की चीज वहीं से शुरू होगी। अगर किसी व्यक्ति को लैट्रिन यानी मोशन में भोजन के कुछ अंश अपने निजी रंग मतलब दिखाई देते हैं कि यहाँ पे पत्ते हैं, बीज हैं, इसके टमाटर के छिलके हैं, इसका मतलब है वह खाने अनपचा ही रह गया, जिसे हम UDF कहते हैं।
ये बीमारी तो नहीं है। अगर मगर महत्वपूर्ण सूचक ये है कि इनके शरीर में कुछ प्रोटीन्स नहीं पच रहे हैं। तो टीएए यानी कि टायरोसिन अमीनो एसिड भी नहीं पचेगा, और ना ही आयोडीन ठीक से पचेगा या एब्जॉर्ब होगा। अगर इन दोनों में से एक की भी कमी हो तो भी T3 T4 नहीं बनेंगे, वह हाइपो ही रहेंगे। इसलिए ही गुरुजी बार बार बोलते हैं कि एब्डोमेन एवं पाचन संस्थान का संपूर्ण ठीक होना अति आवश्यक है। साथ ही उनके शरीर में फोलिक एसिड की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टायरोसिन अमीनो एसिड के चयापचय यानी सही उपयोग के लिए फोलिक एसिड का होना जरूरी है। जिनको फोलिक एसिड के पॉइंट में दर्द हो तो उन्हें उसे ठीक करना होगा। ये सभी ठीक होने से पर ही T3 T4 हॉर्मोन्स बनेंगे। इसका बड़ा एक सिंपल सा काम है कि कृष्ण कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ न्यूट्रल देंगे, एनएन भी देते रहेंगे। अगर उसको कोई ऑटोइम्यून दिक्कत है तो स्प्लीन ब्लॉक कर देंगे। लेकिन इतना बेसिक ट्रीटमेंट देने से भी और उसका पेट ठीक होना लगेगा। उसको अगर हम पूछेंगे कि पेट कैसा है, उसका एक ही जवाब होगा कि मेरा पेट ठीक है, क्योंकि उसको नहीं पता। सीधी बात है, उसको कैसे पता होगा? उसको अगर इतना नॉलेज होती तो वो बीमारी क्यों पड़ता है इतना ज्यादा। इसलिए हमें अपने से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि यूडीएफ लगभग सब लोगों में ही है आजकल। कोई विरला कोई मिलेगा जिसमें यूडीएफ नहीं होगी, या ये कहेंगे वो विरला वही होगा जिसने न्यूरोथेरेपी ले रखी है। फिर आगे आता है कि टीएए यानी टायरोसिन अमीनो एसिड के कैसीन नामक प्रोटीन में पाया जाता है। जिन बच्चों को दूध ठीक से ना पचे उनके शरीर में टायरोसिन अमीनो एसिड की कमी आ जाएगी। बच्चा अगर दूध पीने के तुरंत बाद डकार ले या उल्टी करे, और अगर दूध दूध ही बाहर आए, तो समझ लेना चाहिए कि दूध नहीं पच रहा है, जिसका एक मुख्य कारण हम समझते हैं कि पेट या छोटी आंत के कुछ भाग में रक्त का प्रवाह कम होने के कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बन रहा है। अगर पेट में HCl ठीक मात्रा में बनता है तो दूध दही बनकर आता है। यानी कि अगर बच्चे ने सीधा सीधा क्या सीधा दूध निकाल दिया, यानी कि उल्टी में दूध ही बाहर आया, तो हम समझेंगे कि ये HCl ठीक नहीं है पेट का। लेकिन अगर दूध का फॉर्म बदला हुआ है, दूध दही जैसा लग रहा है देखने में, तो हम कहेंगे कि हाँ ये पच गया है। ऐसे ही जब किसी को उल्टी आती है, उसका अगर खाना जैसा खाया वैसे का वैसे ही बाहर आ गया, यानी पेट ठीक नहीं है। पेट को एक डिफेंस मैकेनिज्म भी है जिसको लगता है, सामान्य बात है, अगर किसी को उल्टी में खाने खाना बाहर आ गया ऐसे का ऐसे ही, तो उस व्यक्ति को गैस ओनली ज्यादा काम करता है। उसका अगर हम पेन पॉइंट देखेंगे तो गैस ओनली में दर्द मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इसका पेट में HCl नहीं बन रहा है। HCl नहीं बन रहा है तो पेट में खाना तो हजम करेगा ही नहीं। लेकिन अगर खाने के साथ कोई बैक्टीरिया हुआ या कोई वायरस भी हुआ, जो कि सब खाने में होता ही है, तो वो उसको हजम नहीं कर पाएगा, उसको मार नहीं पाएगा। अगर कहीं वो बैक्टीरिया वायरस आगे निकल गया तो वो बीमारी करेगा। इसलिए इसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि इसको पहले ही बाहर निकाल दो। तो ये हो गई HCl की बात। किसी भी ग्रंथि के स्राव सिक्रीशंस ठीक करने से निकलने के लिए उस ग्रंथि को संकुचित करने के लिए मसल्स ठीक होना जरूरी है। यानी कि कोई भी हमारा केमिकल है, यानी कि कोई केमिकल जब सिक्रीट होता है किसी ग्लैंड से, तो वो हल्का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे हमारा गॉल ब्लैडर है, तो सिकुड़ता है। जो मसल्स का टोन नहीं रहता तो वह अपने कार्य ठीक से नहीं कर पाते, जिनको हाइपोथायरिज्म है। यानी कि अगर किसी को हाइपोथायरिज्म भी होगा, उनका मसल का टोन ठीक नहीं होगा, यानी कि मसल में पकड़ नहीं होगी, मजबूती नहीं होगी। उनमें से कई लोगों को म्यूकोजेरो में दर्द पाया गया है। न्यूरोथेरेपी में अनुभव से प्राप्त किया है कि म्यूकोजेरो में दर्द होता है तो शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ती है, एसिड के लक्षण दिखते हैं, तो मसल्स लूज यानी ढीली हो जाती हैं, जिससे ग्रंथि के स्राव ठीक से नहीं निकलेगा। इसलिए ही कोई भी ग्रंथि हाइपो हो उसे हम एसिडोसिस की बीमारी मानते हैं। बात भी ठीक है, इसका हम एक और पार्ट आगे देखेंगे अभी। रहता है गुरुजी ने फिजियोलॉजी से ये ज्ञान प्राप्त किया, और एक अतुल्य दृष्टिकोण है जो किसी को हम नेट पे भी देखेंगे, कहीं सर्च भी करेंगे तो हमें इतना डीप में नहीं मिलेगा कभी, कि कैल्शियम कम होने से भी हमारी ग्रंथियों में फर्क पड़ सकता है। शरीर में कैल्शियम का अवशोषण उसके चयापचय के लिए नियंत्रण के लिए क्या जरूरी है? 125 DCC हार्मोन। वो कैसे बनेगा? लीवर ठीक होने से, किडनी ठीक होने से, और ये पैराथॉर्मोन यानी कि पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलेगा PTH, उसके ठीक होने से। जिन्हें यूडीएफ आ रहा हो उनके शरीर में PTH यानी कि पैराथॉर्मोन ठीक से नहीं बनेगा, क्योंकि ये हार्मोन भी पेप्टाइड से बनता है, यानी कि प्रोटीन से बना हुआ है, जिसके लिए भी प्रोटीन्स ठीक से पचना चाहिए। PTH की कमी से शरीर में 125 DCC की कमी आ सकती है, जिससे उनके शरीर में कैल्शियम भी ठीक से अब्जॉर्ब नहीं होगा। यहाँ एक और बात निकल कर आती है कि हम क्यों कहते हैं बार बार कि 125 DCC जैसा ट्रीटमेंट शुरू में नहीं देना कभी भी। शुरू में अगर दिया तो बॉडी सारा रॉ मटेरियल उसमें लगा देगी, शरीर में कुछ नहीं बचेगा बाद में। इसीलिए शुरू में हमेशा रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट देना ही देना है। शुरू में हमने अगर यही दे दिया ट्रीटमेंट इतना बड़ा किसी भी XYZ पेशेंट में, चाहे वो कैसा भी है, उसकी कंडीशन देख के देना है हमेशा।
अगर देना ही पड़ा तो क्या कंडीशन है उसकी वहां देखनी पहले। और पहले अगर वो धूप लेके आएगा तो और अच्छा है। टीटीएस की कमी से 125 डीसी हार्मोन नहीं बनेगा, जिससे उसके शरीर में कैल्शियम की कमी आएगी। कैल्शियम कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, ना आंतों में होगा, ना हमारे किडनी से उसको रीएब्जॉर्प्शन करेगी। सो रक्त में कैल्शियम की मात्रा जो 9 से 11 मिलीग्राम पर डेकालीटर होनी चाहिए, उसे उससे कम हो रहेगी। इसके अलावा कैल्शियम की मात्रा के साथ जुड़ने के लिए, बाइंडिंग के लिए मैग्नीशियम का लेवल ठीक होना चाहिए। इसके लिए हम देंगे 3 व 7 लीवर, जो लीवर में स्टोर रहता है। मैग्नीशियम के अभाव में आंतड़ियां कैल्शियम को सोख ही नहीं सकती। तो एक 125 डिसीज देने के लिए बहुत चीजें ठीक चाहिए। पहले तो आपको यूडीएफ ठीक करना पड़ेगा, उसका उसका एब्जॉर्प्शन ठीक करना पड़ेगा। पेट में पूरा ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होना चाहिए। इसमें भी गुरुजी ने बताया कि किडनी, लीवर, पैराथर्मल ठीक होना चाहिए। उसका ब्लड का एसिड का लेवल मेंटेन होना चाहिए। और कम से कम वो पहले धूप लेनी शुरू करें, अपना खान पान सुधारें, तब हम जाके सोचेंगे कि 125 हमें देना है। तो जब तक यूडीएफ आना कम ना हो, जब कम होना शुरू हो, तो हम 125 वो भी एलएफबी के साथ जब देंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ऊपर के तथ्यों से देखा गया है कि कैल्शियम का लेवल सीरम में 9 से 10.50 या 11 ml पर डेकालीटर, मिलीग्राम पर डेकालीटर से कम ना हो। इसके लिए कितनी कारकों का ठीक होना जरूरी है? रक्त में कैल्शियम कम होने से भी थायराइड ग्रंथि हाइपो यानी कम काम करेगी, क्योंकि मसल्स की संकुचन के लिए कैल्शियम होना भी जरूरी है। इतना एक खेल चल गया पूरा, एक एक सिर्फ एक पेट के खराब होने से, जो हमने समझा कि सिर्फ यूडीएफ कम हुआ आना, यूडीएफ शुरू हुआ, चाहे पेट का एचसीएल ठीक नहीं था, चाहे उसका एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं था पेट का इंटेस्टाइन में, या कहें कि आपका पेंक्रियाज के जो एंजाइम्स हैं वो कम कम कर रहे हैं, माइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं वहाँ पे एंजाइम से काम करने वाले, इन सबका ठीक होना भी जरूरी है। फिर आता है, अगर थायराइड ग्रंथि के हार्मोन बना भी लिए, तो वह हार्मोन तब तक बाहर नहीं निकलेंगी जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड से उसे टीएसएच द्वारा आदेश न दिया जाए। ये एक और बात नहीं निकल के आ गई। कभी ऐसा भी होता देखा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई गड़बड़ी हो और टीएसएच हार्मोन ना बन रहा हो, ऐसी अवस्था में भी थायराइड हाइपो हो जाएगा। यानी कि अगर उसको यहाँ से सिग्नल ना मिले ठीक से, या तो कोई दिक्कत है, या हमारे में ही दिक्कत है कि हमने अपने शरीर को इतना खराब कर लिया है कि इसका पहले यहाँ से पीनियल ग्लैंड खराब कर लिया, फिर आगे आपका हाइपोथैलेमस तक मैसेज नहीं जा रहा, फिर आगे पिट्यूटरी तक भी मैसेज नहीं जा रहा। या ये भी हो सकता है कि हाइपोथैलेमस टीएसएच नहीं बना रहा हो, जिसके बाद भी पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच नहीं निकलेगा। ये दूसरे शब्दों में हाइपोथैलेमस में को भी उकसाना चाहिए। हाइपोथैलेमस को काम करने के लिए पीनियल ग्लैंड से आदेश की जरूरत है। इसीलिए पीनियल ग्लैंड का ठीक होना भी बड़ा आवश्यक है। तो अब ये नहीं कह सकते कि हम एक बार देंगे हाफ पी 40 सेकंड तो उसको ठीक हो जाएगा। हमने आज दे दिया, कल दे दिया, लेकिन अगर परसों वो फिर लेट सोया, ये फिर से वो कमरे में लाइट जला के सो गया, तो फिर से दिक्कत हो जाएगी। अब ये नहीं कह सकते कि ये कोई सिद्धांत गलत है। इतना साल से वो चीजें चलती आ रही हैं, और वो दिक्कतें अब आनी शुरू हुई हैं यहाँ लोगों को ज्यादा। इतना सब करने के बावजूद अगर नलिकाओं के अंदर कोई ब्लड क्लॉट हो, तो उस कारण किसी भी ग्लैंड को संदेश ठीक से प्राप्त नहीं होगा। उस कारण से भी हॉर्मोन्स के निकल की गड़बड़ी हो सकती है। उपचार पद्धति, हम पेशेंट के शरीर की जरूरतों के अनुसार हर पहलू को समझकर उसे ठीक करते हैं। इसलिए ही हाइपोथायरॉयडिज्म को ठीक करने में एलएमएनटी में भारी सफलता मिली है। एक हाइपोथायरॉयडिज्म को हम समझते हैं कि ये एक बीमारी है, उसके पहले कितनी बड़ी रामकहानी चली है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, इतने कारण निकल के आ गए। और हम कहें कि हम एक ट्रीटमेंट देके, दो ट्रीटमेंट में उसको ठीक कर देंगे, तो हम शरीर को टाइम नहीं दे रहे पहले ठीक करने के लिए। हमने एक बार में वो ठोक दिया है बड़ा इंजेक्शन, वो शरीर ने एक बार लगाया, बाद में फिर ढीला पड़ जाएगा। इसलिए पूरा समझना जरूरी है उसके सिस्टम को। हम क्यों कहते हैं सिस्टम को समझो बार बार उसके। अगर हम नाम पे जाएंगे सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म, तो हम उसी पे लगे रहेंगे पूरे टाइम। लेकिन अगर हमने सिस्टम को समझ लिया कि पहले ऐसा था, बाद में ऐसा हुआ, घर में क्या हालात है, क्या खाती है, कैसे सोती हैं, सुबह उठती है तो क्या करते हैं ये लोग, ये सब समझकर जब ट्रीटमेंट देंगे, सुधार करेंगे, तब आएगा उसमें सही बदलाव। लंबे टाइम के लिए बदलाव आएगा। वो पेशेंट को भी एहसास होना जरूरी है कि मैंने कुछ तो गलत किया है, ये जो दिक्कत हुई है कहीं ना कहीं मेरा तो हाथ है इसमें। और हाथ, इतना बड़ा हाथ भी हो सकता है और इतना बड़ा हाथ भी हो सकता है। तो वो उसको समझाना है पूरा। फिर हम इसमें आगे गुरुजी ने ट्रीटमेंट के लिए क्या बताया है। हमने पाया है कि ज्यादातर रोगियों में म्यूकोसिल का दर्द रहता है, यानी कि एसिडोसिस है। ठीक बात है, एटीएफ प्लस फोर थायराइड या एहेप्रिन थक्कों को खोलने के लिए। जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उन्हें सख्त कब्जी भी होगी। ठीक बात है, एहेप्रिन, एलएसटीएफ। बाकी टीए के लिए एनएन, एफएन, न्यू यूडीएफ या यूडीएफ चेंज।
फोलिक एसिड B12 में दर्द हो तो उचित जीन फॉर्मूला, कैल्शियम की कमी हो, क्रैम्स आते हो 120/50 cc, थायराइड ग्लैंड में सूजन आने को गोइटर कहते हैं, उपचार 2.6। हमारे अनुभव में अक्सर ऊपर के उपचारों से ही पेशेंट ठीक हो जाता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है यूडीए फॉर्मूला, ही इन पेशेंट में लाभ पहुंचाता है। लेकिन एक आध लोगों में, मतलब एक आध मतलब 100 में से, हमारे जानने में, मतलब हमारे प्रैक्टिस में कोई 100-200 में से कोई एक पेशेंट ऐसा निकलता है जिसको सही में पूरी बॉडी पूरे सिस्टम में दिक्कत है उसकी। उनके लिए नीचे का उपचार है हाइपोथायराइडिज्म के लिए खास फॉर्मूला। इसमें सभी ग्रंथियों को क्रमपूर्वक उकसाते हैं। इसे हाफ की 40 सेकंड, गुरुजी ने हमेशा आता है कि जब भी हम एंटीरियर पिट्यूटरी को उकसाएंगे तो हमें वहां पे हाफ की 40 सेकंड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो ऐसी हाफ की 40 सेकंड, फिर 6 में डुला, फिर 4 थायराइड की, फिर 4 थायराइड। आयोडीन युक्त नमक, अक्सर कहा जाता है कि आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म होता है और इसीलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, जबकि शायद हमें इस प्रकार की केमिकल मिलावट से जरूरत नहीं है। आयोडीन कई सब्जियों में, पत्तों में पाया जाता है, खासकर जो सागर या नदियों के पास रहते हैं। भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पानी के स्रोत बहुत दूर हो। अगर खाना ठीक तरह से पचेगा तो साग सब्जियों में जितनी आयोडीन है वो हमारी दैनिक जरूरतों के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा हो सकती है। अगर पेट ठीक है सब ठीक है। पाचन प्रणाली को ठीक करने के लिए एलिमेंटी में उपचार के अलावा नियमित रूप से योगासन प्राणायाम वगैरह भी करें तो पूर्ण रूप से हमें फायदा मिलेगा। आगे गुरु जी क्या बोलते हैं, याद रहे हाइपोथायराइडिज्म जो है वो ब्लड में TSH, वो T3 T4 बढ़ना, या TSH का टेस्ट होना, या जब T3 T4 कम होंगे TSH की मात्रा बढ़ जाएगी, ये स्वाभाविक है। और T3 T4 कम होने को भी हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। अब एक और प्रकार की तकलीफ पर गौर करें जिसे भी हाइपोथायराइडिज्म समझा जाता है, जबकि हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं है। तमिलनाडु के तिरुपुर एलिमेंट्री सेंटर में कुछ औरतों में पाया गया था कि उनका T3 T4 की मात्रा नॉर्मल रेंज में है, लेकिन किसी कारण उनका TSH बहुत बढ़ा हुआ है। हमने पाया कि ऐसी औरतों को भी थायराइड की गोलियां दी जाती हैं, जो हमें लगता है कि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार तो उनमें T3 T4 की कमी नहीं है। ऐसी ही एक औरत हमारे एलिमेंट्री उपचार के लिए आई जिनको कई महीने गोली लेने के बावजूद TSH कम नहीं हो रहा था। अगर T3 T4 की मात्रा नॉर्मल है, इसका मतलब थायराइड ग्लैंड ठीक से काम कर रहा है। तो TSH क्यों बढ़ रहा है, इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि TSH का नियंत्रण कैसे होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH निकलने का आदेश तो पर्याप्त होता है। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के आदेश द्वारा हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है कि वह TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, बनाना बंद कर देगी। तो ये समझना कठिन है, कठिन नहीं है कि ये पेशेंट में रक्त में T3 T4 की मात्रा कितनी है। ये फीडबैक यानी संदेश हाइपोथैलेमस को ठीक से नहीं पहुंच रहा है, तभी वह TRH बनाते जा रही है, जिसके कारण TSH की मात्रा बढ़ गई है। तो कहने का मतलब क्या है कि फीडबैक सिस्टम ठीक नहीं है, उनको संदेश ठीक से नहीं जा रहा। अगर घटा है तो पता लगा हाइपोथैलेमस को कि हाँ भाई घट गया है तो TSH आके निकालना है। लेकिन जब वो नॉर्मल आ गया है तो उसमें मैसेज ठीक से नहीं जा पा रहा, यानी कि हमारे को हाइपोथैलेमस को भी कहीं ना कहीं हल्का हल्का उकसाना पड़ेगा 6 मेडोलॉजी द्वारा। इस पेशेंट के बाद अन्य कई लोगों को ये देखा गया कि जिनका T3 T4 नॉर्मल रेंज पर है, उनका TSH बढ़ा हुआ है, उन्हें एंजाइना ट्रीटमेंट से भी लाभ मिल जाता है, जो कि इस तथ्य को साबित करता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण इन लोगों में TSH बढ़ी हुई है, ना कि थायराइड ग्लैंड के कम काम करने से। जब एक और प्रश्न मन में आ सकता है कि जिनका T3 और T4 नॉर्मल है वे गोली लेते हैं तो उन एक्स्ट्रा हॉर्मोन्स का क्या होगा। इसका उत्तर है कि किसी भी ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन ज्यादा बन जाता है उसको लीवर खत्म कर देगा, क्योंकि लीवर के पास कुफर सेल्स हैं। लेकिन ये सोचना है कि इन हॉर्मोन्स को खत्म करने के लिए लीवर को जो एक्स्ट्रा काम करने के लिए हम मजबूर कर रहे हैं, क्या ऐसा करना उचित है? जैसे साइड इफेक्ट हो जाना या हॉर्मोन्स की दवाइयां लेने, या एक मुख्य पहलू है पर सभी को ध्यान देना चाहिए। ऊपर के उदाहरण से साफ पता चल जाता है कि अगर इस सही तरीके से डायग्नोस और उपचार किया जाए तो दवाई बगैर ही इस बीमारी का उपचार किया जा सकता है। यानी कि अगर डायग्नोसिस सही हमारा पता चल जाए कि बीमारी शुरू कहाँ से हुई है, तो हम बड़े सिंपल ट्रीटमेंट से इसका उपचार कर सकते हैं। पर हर बीमारी का एलिमेंट द्वारा उपचार किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं कि अब T3, और जब से हमने देखा कि T3 T4 नॉर्मल है और TSH बढ़ा हुआ है, फिर भी हाइपोथायराइडिज्म को क्यों कंसीडर कर रहे हैं मेडिकल साइंस में, एक उनका सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू, उनका पर्सपेक्टिव क्या कहता है, उन्होंने क्या समझा है इसमें और हमें आगे क्या समझना है। ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बता रहे हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है, ऐसा मिलेगा भी
कि T3 T4 तो नॉर्मल रेंज में है, TSH बढ़ा हुआ है। इसे मेडिकल साइंस में सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जाना जाता है। ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसके नाम पर नहीं जाना कभी हमारे को कि ऐसा सब क्लिनिकल आ गया तो ये क्या होता है। एक पर्सपेक्टिव हमें जानने की जरूरत है कि वो क्या समझते हैं इस चीज को। लेकिन हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि TSH बढ़ा क्यों हुआ है। ऐसा क्या हुआ कि TSH स्पाइक कर गया एकदम से। इसकी डेफिनेशन क्या मानते हैं वो लोग। सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ कंडीशन वेयर द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस enough thyroid hormones T3 and T4 keep the levels within the normal range, but the pituitary gland produces higher than normal levels of TSH to stimulate the hormones। इसमें भी ये बताया गया है कि थायराइड हार्मोन जो है वो सही मात्रा में निकल रहे हैं, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड वो ये समझ रहा है कि अभी भी इसका लेवल ठीक नहीं आया है, तो उसके बार बार TSH स्टिमुलेट करे जा रहा है करे जा रहा है वो। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि ये फीडबैक सिस्टम की गड़बड़ी से हो रहा है। लेकिन इसमें वो क्या समझते हैं कि कोजेस क्या हो सकते हैं इसके। एक तो हो सकता है हाशिमोटो थायरोइडाइटिस शुरू होने वाला हो उसको, आयोडीन डिफिशिएंसी या तो बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, रिकवरी फ्रॉम सीवियर इलनेस। अब ऐसा कई लोगों में देखा गया है, किसी को कोई बुखार हुआ, कोई दिक्कत आई ऐसी, उसने जब बाद में मैं टेस्ट कराया तो उसको उस समय भी दिक्कत देखने को मिली कि उसका TSH हल्का बढ़ा हुआ है। लेकिन जब उसको सिम्टम देखेंगे तो वहां नजर नहीं आएगा कोई सिम्टम। तो कई बार बीमारियों में भी, कुछ बीमारियों में TSH बढ़ा हुआ मिलता है। मेडिकेशन हो, कोई हमने कोई दवाई खाई हो जिससे हमारा टी थायराइड कम काम कर रहा है या हमारे ब्रेन पर असर पड़ रहा है उसका। एजिंग हो, कुछ एडल्ट्स में देखने को मिला है कि TSH लेवल कॉमनली बढ़े हुए मिलते हैं, लेकिन कई लोगों में कोई दिक्कत नहीं देखी जाती। तो इसमें TSH हाई क्यों है। द हाई TSH लेवल इंडिकेट्स दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिग्नलिंग द थायराइड टू प्रोड्यूस मोर हॉर्मोन्स बिकॉज इट परसीव, उसको मिल रहा है ये, उसको परसीव मिल रहा है, वहां से मैसेज मिल रहा है द हार्मोन लेवल्स आर इनसफिशिएंट। उसको ये लग रहा है कि हार्मोन लेवल अभी भी कम है, फीडबैक सिस्टम की गड़बड़ी है इसमें। हाउएवर द थायराइड ग्लैंड इज एबल टू प्रोड्यूस इनफ हॉर्मोन्स टू कीप T3 and T4 levels within the normal range, leading to the elevated TSH but normal T3 and T4। कहने का मतलब क्या है कि थायराइड ग्लैंड ठीक है, वो सही काम कर रहा है, लेकिन जो T3 और हमारा TSH है वो आए जा रहा है आए जा रहा है, क्योंकि हाइपोथैलेमस को ये लग रहा है अभी भी इसको वो मैसेज भेजा जा रहा है टी पिट्यूटरी को कि नहीं T3 T4 कम है, तुम आगे TSH भेजते जाओ, इसीलिए वो ठीक से काम नहीं कर रहा। तो सारा खेल जो है यहाँ मैसेजिंग का है, हमारा जो फीडबैक सिस्टम है उसका खेल चल रहा है सारा ये। और डॉक्टर क्यों देख के क्या देख के दवाई दी उसने, अब हम तो ये कह नहीं सकते कि कौन सा डॉक्टर क्या समझता है, लेकिन एक जनरल परसेप्शन क्या समझते हैं हम कि उसने क्या समझा होगा। अब हो सकता है ऐसा समझाओ कि आगे जाकर ये हाइपोथायराइडिज्म का रूप ले लेगा। हो सकता है उसने कोई सिम्टम देखे उसमें कि वेट गेन हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है या कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, कोई इसको बात जल्दी समझ नहीं आ रही, ढीलापन आ रहा है बॉडी में, ब्रेन में ढीलापन आ रहा है। हो सकता है कुछ ऐसा सिम्टम हो, लेकिन हम नहीं कह सकते कि यही होगा। कोई क्या समझता है उसका, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, किसी ने देखा हो कि इसका हार्ट की दिक्कत बढ़ती आ रही है, जैसे गुरुजी ने बोला कि हार्ट की दिक्कत आती है प्रेगनेंसी में हो सकता है इसमें स्वाभाविक से कोई TSH बढ़ावा मिल जाए, उसको दिक्कत मिल जाए ऐसी। गोइटर हो तो वो अलग चीज है। अब हम क्या इसका उपचार कर सकते हैं, हमारा कौन सा इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। तो शुरू में जैसे हमने समझ लिया कि दिक्कत पेट से शुरू हुई है, तो हमारा बेसिक ट्रीटमेंट एन न्यूट्रल चलेगा ही चलेगा वो। हाइपोथायराइडिज्म में सबसे अधिक असर लीवर पर पड़ेगा क्योंकि सभी केमिकल्स को मेटाबोलाइज लीवर ही करेगा। इसीलिए 1 पॉइंट लीवर पेशेंट को सिखा देना है बेहतर रहेगा ज्यादा। उसको बोलिए कि खाना खाने से पहले 1 घंटा पहले कर लो, 1 घंटा बाद भी कर लो। ऐसे दिन में 5 से 6 ट्रीटमेंट ले लोगे, आपको जल्दी असर पड़ जाएगा। अगर सिर्फ TSH बढ़ा हुआ है ऐसा मिले तो पेशेंट के बाकी सिम्टम्स और पैरामीटर्स को स्टडी करना भी जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ TSH बढ़ा हुआ है का इलाज नहीं कर सकते कि TSH बढ़ा हुआ है तो हम इसको ट्रीटमेंट दे देके कम कर देंगे। हो सकता है पेशेंट को किसी दवाई का साइड इफेक्ट हो। कई लोगों में देखा गया है कि किसी बीमारी में उभरने के बाद भी TSH बढ़ा हुआ मिलता है, जबकि उन्हें कोई समस्या नहीं होती। तो TSH अगर हमने देखा कि ये बढ़ा हुआ है तो उसके आगे पीछे भी कहीं ना कहीं उसका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ मिलेगा हमारे को, उसका डायबिटीज भी बढ़ी हुई मिलेगी, बहुत कुछ चीजें बढ़ी हुई मिलेंगी या कम हुई मिलेंगी। हर चीज को कंसीडर करेंगे तभी बात बनेगी। तो या तो हाइपोथायराइडिज्म एक एसिडोसिस की बीमारी है, ये हमने देखा, लेकिन हम फिर भी शुरुआत में डायरेक्ट ATF नहीं देंगे क्योंकि पेशेंट को ना जाने, हमें नहीं पता कितने टाइम से होगी, कितने सालों से धीमे धीमे करके ये शुरुआत हुई होगी। तो उसका इलाज भी ठीक तरह से होना चाहिए। तो पहले पेट और लाइफस्टाइल का ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब स्थिति अंडर कंट्रोल हो, माने सिम्टम्स और पेन पॉइंट
जब हमें लगे कि हाँ ये कुछ कंट्रोल में आ रहे, पेन पॉइंट पहले ज्यादा थे लेकिन अब धीमे धीमे ये कम होते जा रहे हैं, तब पेन पॉइंट देखकर LFP और 125 TCC जैसे ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन तब जब इनका पेट ठीक होगा तब। आगे आता है कि जो लोग रात को लेट सोएंगे, स्वाभाविक रूप से उनका पीनियल ग्लैंड कम काम करेगा, खराब होना शुरू हो जाएगा। एक चीज खराब होगी, पूरा पेट खराब हो जाएगा, पूरा सिस्टम खराब होगा। तो बेसिक ट्रीटमेंट जो हम चलाएंगे साथ में, पीनियल ग्लैंड के लिए हाफ की 40 सेकंड जरूरत के अनुसार दे सकते हैं हम लोग उसमें, कंडीशन देखकर। उसके बाद आता है कि कई जगह हम देखेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रीटमेंट है। प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि वह 1 मंथ की ट्रीटमेंट के बाद जब हम 1 महीने ट्रीटमेंट देंगे, बेसिक ट्रीटमेंट चल रहा है, हालांकि बेसिक ट्रीटमेंट से ही बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर तब भी ना है तो हम कंसीडर करेंगे कि हाँ इसको कहीं ना कहीं हल्की फुल्की जरूरत होगी। लेकिन ये ट्रीटमेंट जो है ये महीने में 2 महीने में एक बार देना चाहिए, वरना पेशेंट को एक ही जगह बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ सकती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आज के टाइम में पावरफुल ट्रीटमेंट है। अब ये नहीं है कि हम कहें कि इस पेशेंट को ऐसा मिला तो उसको भी ऐसा ही होगा, हर पेशेंट की बॉडी अलग अलग है। कोई इस ट्रीटमेंट को सहन कर पाएगी, कोई नहीं भी कर पाएगी। इसीलिए हमें सिर्फ डिजीज का नाम देखकर ही अंदाजा नहीं लगाना कि स्पेसिफिक डिजीज के लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला ही काम करेगा। जब तक बेसिक ट्रीटमेंट हम ठीक ना दे दें तब तक ये फॉर्मूला कार्य नहीं करेगा। या इसका अगर एक बार रिजल्ट आ भी गया तो फिर से दिक्कत बढ़नी शुरू हो जाएगी। कई लोगों में देखा जाता है कि उनके परिवार में या परिवार के अन्य लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म रह चुका है। ऐसे में उचित जीन चेंज फॉर्मूला देने से फायदा मिलेगा। मुख्य तौर पर LFB अधिक कार्य करता है, अधिक लाभ देता देखा गया है। अब एक बड़ा ही नेग्लेक्टेड रीजन जो है, नेग्लेक्टेड इसको मतलब उठा के फेंक दिया बिल्कुल ही कि ये तो हो ही नहीं सकता ऐसा कभी, तो वो एक बात करेंगे हम। LFB होता है लार्ज फोलिक ब्लैक जीन चेंज फॉर्मूला, जिसको हम पूरा इसमें मिल जाएगा वेट नंबर 3 में। तो एक बड़ा नेग्लेक्टेड फॉर्मूला जो है, ट्रीट नेग्लेक्टेड जो रीजन है हाइपोथायराइडिज्म का, वो है हमारा मन के जो विचार होते हैं। हमने अपनी प्रैक्टिस में ऐसा देखा है, अब हम किसी का नहीं कह सकते, लेकिन हमने जो देखा है बहुत लोगों में देखा है कि मेनली लेडीज में ही जब हम केस टेकिंग करेंगे, लेडीज नहीं जेंट्स में भी, केस टेकिंग करते समय ये पता चलेगा कि वह लंबे समय से स्ट्रेस में जी रही हैं। कहीं ना कहीं कोई तो एक विचार है जो उनको अंदर ही अंदर खा रहा है। इसे हम कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, यानी कि एक विचार के द्वारा भी कोई बीमारी प्रकट हो सकती है। वो एक विचार व्यक्ति बार बार दोहराएगा दोहराएगा। अगर वो हम जैसे बोलते हैं कि अगर हम बोलेंगे कि मैं अमीर हूँ, हो सकता है हम एक दिन अमीर भी हो जाएं। जैसा हम अपने शरीर को आदेश करेंगे, जैसा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को आदेश करेंगे कि मैं ऐसा ही हूँ, तो वो ऐसा ही होता चला जाएगा। और वो बाद में एक बीमारी का रूप ले लेगा। किसी ना किसी बीमारी के पीछे एक हमारे द्वारा पकड़ा हुआ, मतलब हम छोड़ ही नहीं रहे उसको, चाहे बात छोटी हो या बड़ी हो, उसने मेरे साथ ऐसा किया। 20 साल बाद भी पकड़ा हुआ है, वो पकड़ा हो जबरदस्ती, उसने मेरे साथ ऐसा किया। अब ऐसा किया वैसा किया करते करते वो दिक्कत उसमें बदल गई बीमारी में। जैसे उसके विचार क्या हो सकते हैं, मुझे कभी वो काम नहीं करने दिया जो मैं चाहती थी, ऐसा भी विचार हो सकता है। कोई गृहिणी है वो बोले कि मेरे को तो कुछ करने नहीं दिया इन लोगों ने कभी, ना जाने जो मैं चाहती थी वो कब होगा, ऐसा भी हो सकता है। एक्सप्रेस नहीं कर पाना खुद को, बार बार अपने बात को एक्सप्रेस करने में घबराना, मन ही मन दबी दबी रहना, ये मन में विकार छुपे रहना। मन में विकार का मतलब गुस्सा रहना, किसी के बारे में द्वेष रहना। हम माने या ना माने, हमारे हमने प्रैक्टिस में देखा है कि ऐसा होता है, और बहुत सारे लोगों में ऐसा है। लेकिन पेशेंट को जब हम बोलेंगे कि ऐसा तो नहीं है, तो वो इस बात को मजाक में लेगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसे में उन्हें हम समझा सकते हैं, और जो वो नकारात्मक विचार रखते हैं या रखती है, उसके अगेंस्ट में पॉजिटिव विचार उन्हें हम बता सकते हैं। जैसे कि पीछे लिखा है डरना मना है, डर के कारण भी बीमारियां आती हैं। सिर्फ एक हम कहें कि डरेंगे तो हमारी बॉडी के सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अभी बोला, कोई विचार है जो हम उस सिचुएशन में है, चाहे शेर सामने आ गया, तो भी हमारे बॉडी में फ्लाइट और फाइट की सिचुएशन आएगी, या तो लड़ो या मरो। लेकिन अगर हम शेर के बारे में सोचेंगे भी कि शेर मेरे सामने खड़ा है, शेर मेरे सामने खड़ा है, कोई ये आ गया कोई वो आ गया, तब भी हमारा शरीर वही हार्मोन रिलीज करेगा। तो हम सोचने से भी, इसी तरह सोचने से बीमारी आ सकती है, चाहे वो चीज हुई है या नहीं हुई है, लेकिन बार बार उसके बारे में सोचना वो हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को अफेक्ट करेगा। क्योंकि शरीर को नहीं पता कि वो चीज हो रही है कि नहीं हो रही, उसको पता है कि हाँ ये इसने सोचा है तो ऐसा ही होगा। तो वो सिर्फ सोचने के आधार पर हमारा एक डिसीजन चल जाता है हमारी बॉडी में कि ये ऐसा ही है। तो ऐसा ही मानकर वो फिर वही हार्मोन रिलीज करेगा जो हम सोच रहे हैं, जिसको महसूस कर लिया हमने। अब हम क्या समझाएं पेशेंट को कि तुम क्या करो। पेशेंट को अब तो पहले काउंसलिंग करनी सबसे ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में। हर एक पेशेंट मानसिक पीड़ा से पीड़ित है,
उसको क्या बोलें कि तुम क्या दोहराओ अपने मन में, क्या सोचो तुम। उसके अगेंस्ट में पॉजिटिव विचार क्या होंगे कि मैं अपने आप को व्यक्त करने में सक्षम हूँ, ना ही मैं किसी के अभाव में जीता हूँ, ना ही मैं किसी के प्रभाव में जीता हूँ, मैं हमेशा अपने स्वभाव में जीता हूँ। ना ही मेरे को कोई है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, मैं हमेशा अपने स्वभाव में जीता हूँ। कोई मुझे समझे या ना समझे, लेकिन मैं खुद को बहुत अच्छे से समझता हूँ। किसी ने मेरे को समझा नहीं समझा अलग बात है, उसने खुद को नहीं समझा होगा पहले, कोई मेरे को क्या समझेगा। इसलिए हमेशा एक मोटिवेट करना जरूरी है पेशेंट को। पेशेंट के साथ में कोई आए, जैसे मर्जी कोई आए, लेकिन मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। उसको एफर्मेशन ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ चीजें जो होती हैं, हमें पेशेंट नहीं बताता कभी कि उसको कोई दिक्कत है, घर में कोई दिक्कत है, वो हमेशा परेशान रहेगा। ये चीजें भी बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कोई उसको दूसरी पैथी वाले कंसिडर करें या ना करें, लेकिन हम मानते हैं हमारे पास जो आएगा उसको हम कुछ ना कुछ तो देके भेजेंगे ही कि तुम कुछ ना कुछ तो संवारेंगे उसकी जिंदगी। कोई हमारा आएगा और खाली हाथ तो जाएगा नहीं, इतना तो हमारा संकल्प है, कितना कम से कम। गुरुजी ने इतना तो हम सीखे ही हैं गुरुजी से कि क्वेश्चन पेशेंट को बोलकर ही, बात करके पहले ठीक करना हमारे को, हमारी बातों से ठीक हो जाए वो। अगर बातों से ही वो ठीक हो जाए तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए भी। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का और आप सबका कि इतना बड़ा हम टॉपिक कवर कर पाए गुरु जी की कृपा से। अगर गुरु जी की कृपा ना हो तो ऐसा टॉपिक, ऐसा नेग्लेक्टेड रीजन हम कवर नहीं कर पाते कभी, क्योंकि इसके बारे में कुछ चीजें ऐसी होती हैं इसके बारे में कोई भी बात करता ही नहीं कभी। तो इसी के साथ गुरु जी के बारे में चार वचन बोलते हुए कि मौन गहूं स्तुति कहाँ करूं, बार बार चंदन सिर धरूं, चरण दास महिमा अधिकाई, सरवास बारे सहजो भाई। इसका मतलब क्या है, मैं स्तुति कर ही नहीं सकता गुरु की, इतने उनके यश है, उनका इतना गुणगान है, मैं बोलकर भी मेरे वचन कम पड़ जाएंगे। इसलिए मैं मौन ही ठीक हूँ। मैं मौन रहकर भी गुरु की स्तुति कर सकता हूँ, उनकी महिमा इतनी अधिक है कि मैं अपना तन मन धन सब अर्पित कर दूं तो भी मैं उनका जो ऋण है वो मैं चुका नहीं सकता, उनकी स्तुति मैं बोलकर नहीं कर सकता, इसलिए मैं मौन रहकर ही उनकी स्तुति कर सकता हूँ। तो इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। जय जय न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी। सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी सर। कैसे हैं, कैसा है मूड आप लोगों का? मतलब गुरु जी को देखकर ठीक हो जाता है। गुरु जी को देख के ठीक हो जाता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बोलिए प्यार से, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जय जी, जय जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु गुरु जी, जी। जय जय न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी जय नीरज। जय गुरु जी जय नीरज। जय गुरु जी बहुत जय। जय गुरु जी जय नीरज।